अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल वी फिज़िक्स। आज जो बच्चों हम करेंगे न्यूक्लियर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 21 के शॉर्ट क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं अपना पहला वाला क्वेश्चन। व्हाट आर आइसोटोप्स, व्हाट डू दे हैव इन कॉमन एंड व्हाट आर देयर डिफरेंस। आइसोटोप्स क्या होते हैं? वो वाले न्यूक्लियाई, वो वाले एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है और जो मास है वो चेंज होता है। ये आइसोटोप्स कहलाते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। उसके बाद उसने पूछा है इन दोनों इनमें क्या चीज़ कॉमन होती है और क्या डिफरेंट होता है। कॉमन सबसे पहले क्या हो गई कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे। अच्छा, उसके बाद इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सेम होंगी। ठीक है, ये इसकी सिमिलरिटी हैं जो दोनों सेम हैं। और डिफरेंट क्या चीज़ होगी? न्यूट्रॉन जो हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो चेंज होंगे। और उसके बाद जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होंगी? वो भी डिफरेंट होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इसकी चेंज होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर हैवी न्यूक्लियाई एंड अनस्टेबल। हैवी न्यूक्लियाई अनस्टेबल क्यों होते हैं? अच्छा, अगर आपको वो ग्राफ याद हो जिसमें हमने देखा था कि यूरेनियम जो था सबसे हैवी न्यूक्लियस था, लेकिन उसको क्या किया हमने, एक छोटे से न्यूट्रॉन के साथ जब हमने मिलाया तो उसका न्यूक्लियस ब्रेक हो गया था। तो वो इसी वजह से जो हैवी न्यूक्लियस था वो क्या था? अनस्टेबल था यूरेनियम का। इसी वजह से जब हमने एक छोटा सा एलिमेंट उसमें ऐड किया तो उसने, उस छोटे से एलिमेंट ने इस हैवी न्यूक्लियस को ब्रेक कर दिया। उसकी वजह ये है कि जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो बहुत स्मॉल होती है। जिनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत स्मॉल होती है वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। ईज़िली ब्रेक हो जाते हैं। ईज़िली ब्रेक होने के मतलब कि उनका न्यूक्लियस बहुत जल्दी स्पिल्ड हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये बहुत अनस्टेबल होते हैं। जो आपके पास स्टेबल होंगे वो कभी भी स्पिल्ड नहीं होंगे। इतनी छोटी सी एनर्जी के साथ ही के देने के बाद वो क्या होंगे? अनस्टेबल जो है स्टेबल हो जाए, अनस्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो हैवी न्यूक्लियस क्या होता है? इनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत स्मॉल हो जाती है, इनको इजीली ब्रेक किया जाता है। इनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत स्मॉल होती है, इजीली ब्रेक किया जाता है, इसका न्यूक्लियस बिल्ड अप हो जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं ये हाईली जो होते अनस्टेबल होते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ न्यूक्लियस हैज़ ए हाफ लाइफ ऑफ 1 ईयर। एक न्यूक्लियस है उसकी हाफ लाइफ 1 साल है। डज दिस मीन दैट इट विल बी कम्प्लीटली डिके। क्या इसका मतलब है कि वो 2 साल बाद ख़त्म हो जाएगा? अगर आपको याद हो हाफ लाइफ वाला टॉपिक, हमने कहा था, ये अजम्पशन पड़ी थी कि क्या होगा कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं वो कम्प्लीटली डिके नहीं होते, नॉट डिके कम्प्लीटली। अच्छा, ये था कि हाफ लाइफ हमारा था कि कौन सा है क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन, कि हाफ लाइफ वो टाइम था कि जिसमें हाफ ऑफ द एटम डिके हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं था कि अगर वो 1 साल में हाफ होगा तो 2 साल में पूरा हो जाएगा। 1 साल में मतलब ये टाइम टी हाफ था, तो मतलब अगर 1 साल में वो 50% डिके होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 था तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट हाफ लाइफ में वो फिर 50% डिके होगा। सेकेंड हाफ लाइफ में 50 को फिर डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो आपके पास आ जाएगा 25%। और थर्ड हाफ लाइफ में अगर करें तो 25 को फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा जो भी है। तो इसका मतलब अब अगर 2 साल हैं, 1 साल में कहता है कि वो क्या होगा, उसकी लाइफ है, तो मतलब
कितने परसेंट वो डिके होगा, 25% डिके हो जाएगा, और कितने परसेंट बच जाएगा, 75% बच जाएगा। 75 को 100 को अगर 25 से माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 75। तो मतलब 75% जो होगा वो एलिमेंट जो होगा वो बच जाएगा। क्या था, 25 से जो बचेगा 75 ये डिके हो चुका होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What fraction of radioactive sample decay after 2 half life has elapsed? अब कहता है कि एक सैंपल है आपके पास, अगर उसकी 2 हाफ लाइफ गुजर जाएं तो हमारे पास क्या फ्रैक्शन बनेगी। अच्छा, फर्स्ट हाफ लाइफ हम निकालते होते हैं। फर्स्ट हाफ लाइफ, फोर्थ क्वेश्चन है, हम कहते हैं वो इक्वल है हाफ ऑफ एन नॉट। एन नॉट हमारे टोटल नंबर ऑफ एटम है। सेकेंड हाफ लाइफ की बात करते हैं तो 1/2 एक और बार ऐड हो जाता था, दैट इज़ एन नॉट डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 1/4 इंटू एन नॉट। सेकेंड हाफ लाइफ ये थी आपके पास। अब इन दोनों हाफ लाइफ को अगर ऐड करें, फर्स्ट प्लस सेकेंड हाफ लाइफ, तो इसकी आपके पास एडिशन के बाद क्या आ जाएगा, 1/2 एन नॉट प्लस 1/4 एन नॉट विच इज़ इक्वल टू 3/4 एन नॉट। ठीक है, अगर जो हमारे पास सैंपल है, हम परसेंटेज निकालना चाहें कि कितने परसेंट वो डिके हो चुका है, परसेंटेज निकाल लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा, डिवाइड हम कर देंगे एन नॉट से, तो ये इससे कैंसिल, तो परसेंटेज निकलेगी आपके पास 75%। के मतलब कितना डिके हो चुका है एलिमेंट, 75%। और 100 में से अगर 75 को जो होगा माइनस करेंगे तो आपके पास बच जाएगा 25%। तो मतलब जो अनडिके है वो कितना होगा, 25%। आगे आपके पास क्वेश्चन है 5 वाला, द रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ ए लाइफ, उसकी लाइफ बताई गई है सिंस द अर्थ इज़ अबाउट 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो कहते हैं अगर एक रेडियम है उसकी हाफ लाइफ दी गई है वो इतनी है, लेकिन जो अर्थ है उसकी एज है 5 बिलियन ईयर ओल्ड पहले की बनी हुई है। तो हम कैसे ये बता सकते हैं कि ये एलिमेंट अभी तक ये नेचर में एग्जिस्ट करता है। फिर बात आ गई है उसी फर्स्ट पॉइंट पे कि हम कभी भी नहीं कह सकते कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट कम्प्लीटली डिके हो सकता है। तो इसी बिना पर, इसी फैक्ट पर कि हर एलिमेंट की जो हाफ लाइफ वो इन्फिनिटी है, तो हम कह सकते हैं कि ये एलिमेंट जो है नेचर में एग्जिस्ट करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन हाउ अल्फ़ा बीटा पार्टिकल में आयनाइज इन एन एटम। कैसे अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल एटम को आयनाइज करते हैं विदाउट डायरेक्टली हिटिंग द इलेक्ट्रॉन। कहता है इलेक्ट्रॉन को हिट करे बगैर। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द एक्शन ऑफ 2 पार्टिकल फॉर प्रोड्यूसिंग आयनाइजेशन। और क्या एक्शन होगा आयनाइजेशन प्रोड्यूस करने का इन दोनों पार्टिकल का। अब कोलाइड के बगैर कैसे मुमकिन है। अच्छा जी, अल्फ़ा पार्टिकल हम कहते हैं वो क्या है, हीलियम न्यूक्लियस है, दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज। हीलियम न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, अब पॉजिटिवली चार्ज है अल्फ़ा, और जो बीटा है वो क्या है, वो नेगेटिवली चार्ज है। अल्फ़ा पार्टिकल जो कि पॉजिटिवली चार्ज है वो क्या करेगा, आयनाइजेशन करेगा। किस वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, वो जो इस पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्शन शो करेंगे। ये कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वो क्या करेंगे, आयनाइज करेंगे। इसी तरह बीटा जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों आपस में अट्रैक्शन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। इसी वजह से क्या होगी, आयनाइजेशन होगी ड्यू टू रिपल्शन या ड्यू टू अच्छा, ये तो इसको अट्रैक्ट करेगा। जो अगर ये नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज को रिपेल करेगा। रिपल्शन और अट्रैक्शन की वजह से जो होगी हमारे पास आयनाइजेशन, इनमें पॉसिबल होगी विदाउट कोलाइडिंग। अब आती है बात डिफरेंस की। अब इनका एक्शन डिफरेंस कैसा है, अल्फ़ा पार्टिकल पुल करता है इलेक्ट्रॉन को एटम से,
और जो बीटा पार्टिकल है वो रिपेल करता है। इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, ये इन दोनों का एक्शन का डिफरेंस है। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन है, अ पार्टिकल विच प्रोड्यूस मोर आयनाइजेशन इज लेस पेनिट्रेटिंग व्हाई। अब हमने देखा था अल्फ़ा जो था वो हाईली आयनाइजिंग था। इसका मतलब वो क्या करता लेता है, लूज़ करता रहता है एनर्जी टिल उस पॉइंट तक कि जब तक वो रेस्ट पे नहीं आ जाता। ठीक है, क्योंकि हाई आयनाइजिंग है, वो लूज़ करते रहेगा एनर्जी ड्यूरिंग ईच क्यूलेशन। तो कंटिन्यूसली इस एनर्जी लूज़ की वजह से वो एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो रेस्ट पे आ जाता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि वो लेस पेनिट्रेटिंग है, और जो है एक पॉइंट पे जाके वो क्या हो जाता है, रेस्ट पे आ जाता है। एज़ कम्पेयर टू बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल क्या है, वो लेस आयनाइजिंग है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा पार्टिकल। तो हम यही बात कहते हैं कि जो हाईली आयनाइजिंग होते हैं वो लेस पेनिट्रेटिंग होते हैं। ठीक है, जो कम आयनाइजिंग होंगे वो हायर पेनिट्रेशन रखेंगे इसकी एबिलिटी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज रिवील्ड बाय द लेंथ एंड शेप ऑफ द ट्रैक ऑफ एन इंसिडेंट पार्टिकल इन विल्सन क्लाउड चैम्बर। विल्सन क्लाउड चैम्बर में हमारे पास पैटर्न आए थे। अल्फ़ा पार्टिकल का जो पैटर्न आया था वो इस तरह की स्ट्रेट लाइन आई थी, ये अल्फ़ा पार्टिकल था, और जो बीटा पार्टिकल था उसकी इस तरह की को इरेगुलर मैनर सा आया था, और गामा रेज़ की इस तरह के का रेज़ आई थी। अब ये हमें ट्रैक क्या बताते हैं कि ये जो हैं हाईली आयनाइजिंग है, स्ट्रेट कंटिन्यूस है, और स्मॉलर इन लेंथ होंगी जो और सबसे ज़्यादा इनकी आयनाइजिंग पावर जो होगी वो ग्रेटर होगी, और इनकी जो रेंज होगी वो स्मॉल होगी। रेंज स्मॉल है, आयनाइजिंग पावर ज़्यादा है, इसी वजह से स्ट्रेट लाइन कंटिन्यूस लाइन इनकी शो होती हैं। इसकी जिनकी आयनाइजिंग पावर ज़्यादा होगी उस तरह की वो इस तरह की पैटर्न को शो करेंगी, जिसकी कम होगी उससे कम वो इस तरह के पैटर्न शो करेंगी, जिससे सबसे ज़्यादा कम होगी इसका पैटर्न शो करेंगी। बीटा की अल्फ़ा की निस्बत कम आयनाइजिंग पावर है, इसी वजह से इस तरह का डिसकंटिन्यूस पैटर्न आया, और जो गैमा हैं उनकी तो बिल्कुल ही कम होती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि गैमा रेज़ की इस तरह की ट्रैक जो है नज़र आ रहे होते हैं, ये बहुत लेस जो है आयनाइजिंग है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के, जो गीगर मुलर ट्यूब है डिटेक्टिंग अल्फ़ा पार्टिकल में, उसमें हमने जो विंडो यूज़ की वो बिल्कुल थिन थी, उसकी क्या वजह थी। और जो गैमा रेज़ हैं उनके लिए हमने विंडो के लिए कोई नहीं किया कि थिन रखा। अब हमने देखा कि जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो क्या हैं, बहुत ज़्यादा लेस पेनिट्रेटिंग हैं। क्यों? क्योंकि आयनाइजिंग पावर उनकी ज़्यादा है। तो मतलब अगर वो थिक हो कोई भी ट्यूब अगर हम यूज़ करते हैं तो वो उससे पास ही नहीं हो पाती, क्योंकि लेस पेनिट्रेटिंग है। इसी वजह से कि अल्फ़ा पार्टिकल इजीली जो है उस विंडो तक पहुंच सके, तो उसको थिन रखा गया, क्योंकि ये क्या थी, लेस पेनिट्रेटिंग थी एज़ कम्पेयर टू बीटा और गैमा रेज। ठीक है, और जो विंडो अलाउ करती है इन ताकि ये विंडो जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं उनको इजीली अलाउ करे। और जो जीएम ट्यूब है, गीगर मुलर ट्यूब, उसमें अगर गैमा रेज़ की डिटेक्शन करनी हो तो उसके लिए हमें ये थिन विंडो की ज़रूरत ही नहीं है। वो क्यों? क्योंकि हम जानते हैं गैमा रेज़ क्या है, हाईली पेनिट्रेटिंग है, वो इजीली पेनिट्रेट कर सकती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन इन टर्म ऑफ जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ चार्ज कैरियर। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, जो आपने डिटेल के साथ किया हुआ है, वहीं ये पूछ रहा है कि उसका प्रिंसिपल क्या है, ऑपरेशन क्या है, वो आपने यहाँ पे करना है। आगे है, व्हाट डू यू मीन बाय अ टर्म क्रिटिकल मैस। क्रिटिकल मैस क्या है? क्रिटिकल मैस आपके पास है जो फिशन रिएक्शन था, उस फिशन रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन जो हैं क्या होते थे, रिलीज़ होते थे, और वो 3 न्यूट्रॉन में से एक न्यूट्रॉन को अलाउ किया जाता था कि वो फर्दर फिशन रिएक्शन को
आगे चलाए, क्योंकि ये चेन रिएक्शन था। इन बाकी तो दो न्यूट्रॉन को क्या किया जाता था, ब्लॉक किया जाता था, और एक न्यूट्रॉन को अलाउ किया जाता था। तो इस को हम बोलते होते हैं क्रिटिकल मास। ठीक है। सच a mass of uranium in which one neutron out of all neutron produced in one fission reaction proceed further। ठीक है। फर्दर फिशन रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए एक न्यूट्रॉन जो अप्लाई किया जाता था उसे ले दिया जाता था, बाकी को ब्लॉक कर दिया जाता था, वो क्रिटिकल मास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर कंपेयर टू द यूजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल जनरेटिंग पावर। देखते हैं इनके एडवांटेजेस क्या हैं बच्चों के। एक तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ये क्या करते हैं, लिमिटेड एनर्जी, फॉसिल फ्यूल जो यूज़ किए जाते हैं। अब 1 किलोग्राम का यूरेनियम इतनी एनर्जी 2 × 10⁻⁷ की एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। अब ये सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ प्रोड्यूस बाय यूजिंग। इसके बाद क्या है, फॉसिल फ्यूल को यूज़ करके भी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है करी जाती है। उसके बाद इट डज़ नॉट प्रोड्यूस स्मोक एटमॉस्फेयर इन फ्री पोल्यूशन। स्मोक नहीं प्रोड्यूस करती, ये स्मोक प्रोड्यूस करती हैं। ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं ये चीप होती है एज़ कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल। वेस्ट प्रोडक्ट्स को रीप्रोसीड किया जा सकता है, लेकिन इसके वेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ नहीं किया जा सकता। ये क्या है, परमानेंट होती हैं किसी भी गिवन टाइम के लिए। ये परमानेंट नहीं होती बल्कि ये शॉर्ट पीरियड के लिए होती हैं। एडवांटेजेस क्या, इट्स फ्यूल इज़ नॉट इजीली अवेलेबल। मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होता यूरेनियम का फ्यूल। ये बहुत डेंजरस होता है क्योंकि हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ये जो फेस प्रोडक्ट है इसका वो भी हाईली डेंजरस होता है। ये क्या है, इजीली अवेलेबल होते हैं, ये डेंजरस नहीं होती हैं, और ना ही वेस्ट प्रोडक्ट इनका डेंजरस होता है। ये इसकी थी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगला क्वेश्चन है विच फैक्टर मेक ए फ्यूजन रिएक्शन डिफ़िकल्ट टू अचीव। सबसे पहला ही रिएक्शन, इस रिएक्शन को अचीव करवाने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। एनर्जी होगी तो टेम्परेचर हाई करेंगे, टेम्परेचर हाई करेंगे तो उसकी वेलोसिटी हाई होगी, तो तभी ही हम इस रिएक्शन को, फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट करवा पाएंगे। क्योंकि दो प्रोटॉन जो है सेम न्यूक्लियस, जो जाहिर सी बात है दो न्यूक्लियस को आपस में मर्ज करना है, उसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो बेसिकली बहुत डिफ़िकल्ट है उसको अचीव करना। ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है फ्यूजन रिएक्शन की, उसके रिएक्शन को स्टार्ट करवाने की। अगला क्वेश्चन देखें, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूजन पावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेफ्टी, पोल्यूशन एंड रिसोर्सेज। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस फॉर फ्यूजन पावर के बारे में हमने बताने हैं। एडवांटेजेस क्या है, फ्यूजन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट से फ्री होता है, इसमें कोई रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट नहीं यूज़ होता, सो इट विल बी सेफ फ्रॉम पोल्यूशन एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये सेव होता है पोल्यूशन से भी और उसके तमाम रिसोर्सेज। दिस रिएक्शन प्रोड्यूस मोर एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये फिशन रिएक्शन की निस्बत ज़्यादा एनर्जी जो है प्रोड्यूस करता है। एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है फ्यूजन से वो चीपर होती है देन अदर सोर्सेज। ठीक है, ये सस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू दूसरी सोर्स ऑफ जो भी इससे एनर्जी लेते हैं। एक डिसएडवांटेजेस, पहला कि इसको डिफ़िकल्ट होता है कंट्रोल करना, दूसरा इसको स्टार्ट करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो उसको कंट्रोल करना डिफरेंट है, और स्टार्ट करना भी कोई आसान बात नहीं है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैकग्राउंड रेडिएशन। आज ही पीछे ही हमने एक इस लेक्चर के बारे में पढ़ा है, बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होती है। डिटेल में आपको पीछे वीडियो दी हुई है तो आप वो लाजमी देखें। बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होती है, आगे हमने सोर्सेज भी बताई हैं, तो उनमें से आपने 2 सोर्सेज को लिखना है। If someone accidentally swallows an alpha source and a beta source, which will be the more dangerous to him? Explain why। कहता है अगर एक आदमी, एक कोई भी इंसान अल्फ़ा और बीटा दोनों को एब्जॉर्व कर ले तो कौन सी सबसे ज़्यादा डेंजरस है। अच्छा, अल्फ़ा पार्टिकल सबसे ज़्यादा डेंजरस है देन बीटा पार्टिकल, बिकॉज अल्फ़ा पार्टिकल हाईली आयनाइजिंग पावर रखती है एज़ कम्पेयर टू बीटा, तो ये हमारे टिश्यू को और ज़्यादा डैमेज कर सकती है। हमारे ये जो आयनाइजिंग होती हैं ये हमारे अंदर जाके और आइंस प्रोड्यूस होती हैं और करती हैं, और उसकी वजह से हमारे टिश्यू को
जो है क्या कर देती हैं, हार्म कर देती हैं। तो बेसिकली अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं सबसे ज़्यादा आयनाइजिंग है, इसी वजह से वो ज़्यादा डेंजरस होंगी। ठीक है, ये थे हमारे न्यूमेरिकल जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो अभी तो इसमें हम लोग शॉर्ट ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। फ़िलहाल के लिए इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।